इधर से मत खोल देना, सीधा नीचे ही जाएंगे। ये देखिए बुरी तरह स्नोफॉल हो रहा है, सड़क पे बर्फ का कीचड़ जम चुका है। जल्दी भाग। बहुत ठंडा है। सो इन सब क्लिप से और टाइटल से आपको आइडिया लग ही गया होगा आज की वीडियो किस बारे में है। हेलो एंड सलाम ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द चैनल। आप इस वीडियो के थ्रू पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ आफ्ताब एंड दिस इज़ माय ट्रैवल टेल्स। सो आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा है काफ़ी सारे वीडियोस लेह लद्दाख के बारे में, तो उसमें अपना एक्सपीरियंस उन्होंने बताया हुआ है कि वो कैसे पहुँचे और कितने दिन में पहुँचे, कितना टाइम उनको वहाँ पहुँचने में लगा, कितना उनका खर्चा आया, स्टे कहाँ किया और कैसे कैसे घूमा। बट बहुत कम वीडियोस ऐसे हैं या वीडियोस ऐसे है ही नहीं, तो बहुत कम ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे प्रेजेंट हैं जिसमें ये डिस्कस किया गया हो कि जो जो डिफ़िकल्टीज़ आपको आपके ट्रिप पे आएगी, तो ये वीडियो उसी के बारे में है। तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा विद माई गेस्ट। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट फॉर दिस वीडियो। टुडे वी हैव मिस्टर विशाल विद अस, मिस्टर मनीष सैनी एंड मिस्टर रजत देवयाल। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा मेरा एक्सपीरियंस जब मैं गया था लेह लद्दाख, और हमारे जो गेस्ट हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपके साथ में हम शेयर करेंगे कुछ टिप्स और ऐसी बातें जिनका आपको ख्याल रखना है व्हाइल गोइंग टू योर लेह लद्दाख ट्रिप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं लेह लद्दाख गया था 2016 जून के अंदर। एट दैट टाइम आई वॉज नॉट इवन 21 ईयर ओल्ड। वी वर 8 पीपल। हम 8 लोगों ने स्टार्ट किया था जयपुर से। सो आई हैड प्लान एवरीथिंग, मैंने सारी चीज़ें प्लान कर ली थी। ये मेरी एक बुक है जिसके अंदर मैं सारे ट्रिप्स मेरे और सब कुछ रूट वगैरह प्लान करता हूँ। तो आइडियली मैंने पूरा प्लान प्रिपेयर कर लिया था कि कहाँ से हमें जाना है, कहाँ पे रुकना है, कितना एक दिन के अंदर ट्रैवल करना है। बट वो टेरेन ही ऐसा है कि अपना जो प्लान होता है उसको वो बार बार चैलेंज करता है। सो आपको उसके साथ में इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है। हमने स्टार्ट किया था मनाली से। हमने 4 बाइक्स रेंट पे ली थी। हमें से जो राइडर्स थे वो पहाड़ों में चलाने का एक्सपीरियंस उनको कम था, बट फिर भी फर्स्ट डे हमने थोड़ा सा कम ट्रैवल किया ताकि हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए वहाँ पे ट्रैवल करने का। तो जो प्रॉब्लम थी वो स्टार्ट हुई 3rd डे पे व्हेन वी वर क्रॉसिंग द बारालाचा पास। उससे पहले एक बहुत ही ख़तरनाक वाटरफॉल आता है। शायद उस वाटरफॉल का नाम पागल नाला है बिकॉज जो वहाँ का प्रेशर है, पानी जो ऊपर से आता है वो बिल्कुल पागलों की तरह आता है और बहुत ही ज़्यादा पानी आता है, तो उसका नाम पागल नाला उन्होंने रखा हुआ है उधर लोकल्स ने। तो हम वो क्रॉस करते वक्त काफ़ी भीग गए थे और ठंड भी काफ़ी थी। तो उसके बाद हम पहुँचे बारालाचा पास में, और बारालाचा पास जो है वो काफ़ी ऑल्टीट्यूड पे है, तो पूरा आइस में कवर्ड था। वो स्नो चारों तरफ से हमें मिल रही थी उस बारालाचा पास में। तो हमने कैसे वैसे करके वो बारालाचा पास जो है क्रॉस किया। उसके बाद में आती है एक प्लेस कॉल्ड भरतपुर। तो भरतपुर में हमने स्टे करने का सोचा। वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल था जहाँ पे सारे राइडर्स रुक रहे थे और बहुत सारी बाइक्स लगी हुई थी वहाँ पे। तो हम भरतपुर में रुके और हमने फिर वहाँ पे स्टे किया। हमने फूड वगैरह का पता किया तो वहाँ पे ज़्यादा जो रोटी वगैरह है वो नहीं मिलती है, जो पहाड़ी फूड वो लेते हैं, थुक्पा, मैगी या फिर मोमोज़ वगैरह, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी। तो हमने अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वहाँ पे ऑर्डर किया। उसके बाद में फिर हमने खाना वाना खा के हम थोड़ा रेस्ट करने लगे। उसके बाद में जो है धीरे धीरे करके एक एक जने की तबीयत बिगड़ने लगी। तो एक एक करके हमारे सारे राइडर्स को वॉमिट आने लगी। तो हम बाहर जाके आधी रात में बीच में उठ के वॉमिट करने के लिए बाहर जा रहे थे। बहुत ही भयंकर ठंड थी बाहर और स्नोफॉल भी हो रहा था काफ़ी। फिर भी नींदों में से उठ के वॉमिट करने के लिए जा रहे, और काफ़ी जनों को ब्लड भी आया था वॉमिट के अंदर। और जो था पूरी रात काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो गई थी हमारे लिए, क्योंकि पूरी रात कोई ना कोई वॉमिट करने के लिए बार बार उठ ही रहा था। तो नींद भी काफ़ी ठीक से नहीं आई, बट हमने समाउ मैनेज किया, पूरी रात हमने निकाल ली। उसके बाद में सुबह हमने जब स्टार्ट किया तब हमारी हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी, क्योंकि जो
मोरे प्लेन से पहले एक प्लेस आती है कॉल्ड पांग, और पांग में जब हमारा लंच का टाइम था तो हमने पांग में थोड़ा सा हॉल्ट लिया। हमने हमारी बाइक्स वगैरह लगा के एक कैफ़े या रेस्टोरेंट में हमने रेस्ट करने का सोचा। फिर उसके बाद में हमने वहाँ पे खाना ऑर्डर करके थोड़ा सा रेस्ट करने की कोशिश की, और हम जैसे ही सब लेटे हुए थे उसके बाद में फिर से एक एक करके सबको वॉमिट होना स्टार्ट हुआ और काफ़ी तबीयत सबकी बिगड़ने लग गई। तो फिर मैंने ओनर से जाके मालूम किया तो उन्होंने बताया कि पास में एक डॉक्टर ने कैंप लगा रखा है, तो आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं। तो मैं भाग के गया और मैंने बात की उधर की वहाँ डॉक्टर से। डॉक्टर ने कहा कि आपको उनको यहीं पे लेके आना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया हो। तो फिर मैं शोल्डर्स पे लेके गया मेरे साथ वाले राइडर्स को, और मैं एक एक करके उनको सबको दिखाया। तो ऑक्सीजन लेवल जो उनका था वो काफ़ी कम हो चुका था बिकॉज ऑफ द अल्टीट्यूड। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इनको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, और ऐसा होता है कि वहाँ पे काफ़ी लिमिटेड स्टॉक होता है ऑक्सीजन का भी, तो काफ़ी देर तक उस पर नहीं रख सकते। तो फिर उन्होंने एक एक करके थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन सबको दिया और थोड़ा थोड़ा रिकवर हुए। ये हमारा 3rd डे था। हमने सोचा कि आज ले पहुंच जाएंगे रात तक, लेकिन उसके बाद भी हम नहीं पहुंच पाए। मोरी प्लेन्स को क्रॉस करने के बाद में तांगलांगला पास जो आता है उसके बाद में हमने फिर 3rd नाइट जो है रूमसे में स्टे किया, और रूमसे में स्टे करने के बाद में 4th डे सुबह हम ले पहुंचे थे। तो काफ़ी जो रूट था हमारा काफ़ी चैलेंजिंग था और काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हमारे को वहाँ पर आई, बट समहाउ वी मैनेज टू रीच ले ऑन द 4th डे। मनाली 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 सो दिस वॉज माई स्टोरी एंड माई एक्सपीरियंस। अभी हम चलते हैं हमारे गेस्ट के पास में, स्टार्टिंग विद मिस्टर विशाल। लद्दाख ट्रिप ऐसा ट्रिप है जिसके बारे में हर कोई सीरियस राइडर और मैच्योर राइडर एक सपना देखता है कि उसे लद्दाख ट्रिप करना है, और अगर ये सपना पूरा हो जाए तो उससे बेहतर खुशी से बढ़कर खुशी हो नहीं सकती। और इसके लिए बहुत सारी तैयारियां भी करते हैं, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से तैयारियां करते हैं, और जब ये यात्रा पूरी हो जाती है हमारे पास एक ऐसा अनुभव होता है जिसे हम हर बार सुनना और सुनाना चाहते हैं। तो ऐसे ही कुछ खट्टे मीठे और अच्छे अनुभवों के साथ में लद्दाख यात्रा से लौटा। लद्दाख यात्रा के अच्छे अनुभव तो बहुत सारे रहे, बुरे अनुभव 1-2 रहे, जिनमें से एक था कि हम नुब्रा वैली में रुके हुए थे। नुब्रा वैली में जब हम रुके हुए थे तो अगले दिन हमें निकलना था। हम यह सोच रहे थे कि हम लोकल मार्केट और आसपास की कुछ चीज़ों को देखते हुए फिर लौटेंगे, लेकिन हमारे पास सुबह खबर आई कि मौसम खराब है वहाँ का और काफ़ी तेज बारिश और स्नोफॉल हो सकता है। तो हमें अगले दिन पैंगोंग भी जाना था। तो हमने सोचा कि अगर हम यहाँ फंस गए तो फिर यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो हमें आज ही खारदुंगला होते हुए वापस लेह के लिए निकलना है। तो जब हम नुब्रा से निकले और खारदुंगला के रास्ते पे थे तो हमें बारिश मिली। फिर उसके बाद जब हम ऊपर खारदुंगला पहुँच रहे थे, काफ़ी हाइट होती है वहाँ पे, तो वहाँ हमें हेवी स्नोफॉल देखा। ये देखिए बुरी तरह स्नोफॉल हो रहा है, सड़क पे बर्फ का कीचड़ जम चुका है, मेरे शूज अंदर से गीले हो चुके हैं और रोड खराब हो रहा है। धीरे धीरे बर्फ का बहुत बड़ा कीचड़ है, जम जाएगा। इस ट्रिप में मेरे से एक भूल हो गई, एक चूक हो गई जो मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहूँगा। वो ये हुई कि मैंने राइडिंग गियर में बूट का सिलेक्शन सही नहीं किया। मेरे बूट्स पूरे गीले हो गए अंदर से, मेरे सॉक्स गीले हो गए, मेरे पैर गीले हो गए। वहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर माइनस के अंदर था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, मेरे पैर ठंड से अकड़ चुके थे। वहाँ 3 से 4 घंटे ड्राइव करके मुझे लेह भी पहुँचना है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत बुरी हालत होती है। मेरे हाथ ठंड से अकड़ चुके थे, हैंडल पे जम चुके थे, पैर ठंड से अकड़ रहे थे। हाइट इतनी ज़्यादा थी कि मेरे को ब्रीदिंग में दिक्कत हो रही थी, और वो बहुत अजीब सिचुएशन थी क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है वहाँ पे। वहाँ पे सड़क तो होती नहीं है, पत्थर होते हैं, नुकीले पत्थर रखे हुए रहते हैं, और स्नो के नीचे आपको यह पता नहीं है कि कहाँ पे कौन सा पत्थर है और कितना बड़ा गड्ढा है। तो वो बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। और जब फ्रेश स्नो वहाँ पे गिरती है तो उसका एक मड बनता है, वो उस मड को जमने में बहुत समय लगता है। तो उससे पहले वो मड उतना अनस्टेबल होता है कि वहाँ आप इम्बैलेंस होकर गिर सकते हैं। मेरे साथी राइडर्स जो भी लद्दाख पे अगर जाना चाहते हैं तो उनके लिए मेरी यही सलाह है कि आप अच्छे राइडिंग गियर ज़रूर से लेके जाएं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, क्योंकि बहुत सारी जगह जब रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है, सकरा है,
और कई जगह आपके बगल में बिल्कुल गहरी खाई होती है, तो आपको थोड़ा ध्यान से राइड करना है वहाँ पे। अच्छे ग्लव्स होने चाहिए। ग्लव्स आपको 2 तरह के ग्लव्स लेके जाने होंगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। नॉर्मल राइडिंग ग्लव्स लेके जाइएगा जो कि आपको गर्मी में और नॉर्मल वेदर के अंदर हेल्पफुल रहेंगे, और एक विंटर राइडिंग ग्लव्स ज़रूर से लेके जाइएगा। आप सोचें कि मैं नॉर्मल राइडिंग ग्लव्स को विंटर में भी यूज़ कर लूँगा या खाटूंगा जैसी लोकेशन पे यूज़ कर लूँगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है वो। दूसरी चीज़, राइडिंग बूट्स आप बहुत अच्छे से लें। ऐसे राइडिंग बूट लें जो कि वाटर प्रूफ हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर आपके राइडिंग वियर जैसे कि जैकेट और ट्राउज़र के ऊपर आप रेन सूट्स पहनते ही हैं और अंदर विंटर की लाइनिंग होती है, तो आपको इतनी ज़्यादा ठंड वहाँ महसूस नहीं होती। लेकिन अगर आपके पैर गीले हो गए तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत पैदा करने वाली चीज़ हो सकती है। ट्रिप को एंजॉय करें। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। Now please welcome our next guest, Mr. Manish Saini. मैं लद्दाख तो वैसे 2012 से रेगुलर जा रहा हूँ, और लास्ट ईयर में पहली बार बाइक से गया था मेरे फ्रेंड रेहान हुसैन के साथ। हम दोनों गए थे 2 बाइक्स पे, रॉयल एनफील्ड हिमालयन पे। क्योंकि मैं बहुत बार जा चुका हूँ वहाँ पे, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, हम चाहें अगर एक स्ट्रिक्ट टाइम के अकॉर्डिंग चलें तो अपन सुबह मनाली से निकल के शाम को आप ले पहुँच सकते हो, चाहे आप फिर वो बाइक पे हो चाहे वो कार पे हो। और अगर आप 4 व्हीलर पे होंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी पड़ता है। तो भी पर हम बाइक पे थे तो हमने डिसाइड किया चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं कितना हो पाता है। तो हम सुबह 4 बजे निकले। 2 एम थे हमारे। पहला एम था रोहतांग पे सनराइज़ हो उससे पहले वहाँ पहुँचना है और सनराइज़ के साथ एक बहुत अच्छी फ़ोटो लेनी है। और दूसरा एम था रात होने से पहले ले पहुँचना है। तो हम 4 बजे मनाली से निकले और सनराइज़ के टाइम हम रोहतांग पहुँच गए थे। वो एम हमारा पूरा हो गया था। रोहतांग के बाद हम निकले, स्मूथ रोड की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सरचू पहुँच गए। सरचू पहुँच के जैसे ही सरचू पहुँचे तो मुझे थोड़ा डिजीनेस फील होने लगा, क्योंकि वहाँ से अल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, 14,000 प्लस हो जाता है, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की लैकिंग हो जाती है, उससे AMS का खतरा रहता है। और चूँकि मुझे प्रॉब्लम पहले भी बहुत बार रही है, इसलिए मुझे पता था कि हाँ ये प्रॉब्लम मुझे होनी है। पर मुझे ये भी पता था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रॉब्लम 1 या 1.5 दिन स्टे करेगी, उसके बाद मैं नॉर्मल हो जाऊँगा। तो बस मुझे सिर्फ काम रहने की ज़रूरत थी। तो हम सरचू से आगे निकले। जैसे ही हम घाटा लोग से पहुँचे तो मुझे हेडेक होने लगा, बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा। बाइक चल नहीं रही थी, तो 10 मिनट का वहीं ब्रेक लिया, 3-4 वॉमिट हुई। उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो आगे चलते हैं और पांग आएगा, पांग पे चल के रिव्यू करेंगे, रुकना है या आगे कंटिन्यू करना है। तो हम घाटालोक से आगे निकले तो पांग से 30 किलोमीटर पहले एक जगह आती है बिस्की नाला, तो वहाँ मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, बाइक चल नहीं रही थी। तो हमने सोचा थोड़ा यहीं रुकते हैं, रेस्ट वगैरह करते हैं, चाय लेमन टी वगैरह पीते हैं। तो हम वहीं रुके और मैं सो गया। अब मुझे लगा कि जैसे मैं 10-15 मिनट के लिए सोया, पर रेहान साथ में था, उसने बताया कि भैया आप 1 घंटे तक सोए रहते और आप नींद में बोल रहे थे कि तू जा पेट्रोल लेके आ जा, मैं यहीं हूँ, इतनी देर में रेस्ट कर लूँगा। मुझे पता नहीं बहुत इल्यूजन्स हो रहे थे। तब जब मैं उठा तब उसने बताया मुझे कि आप ऐसे ऐसे बोल रहे थे। फिर हमने ये डिसाइड किया कि पांग तक चलते हैं, पांग तक एक बार सही सलामत पहुँच जाए, उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे कि वहीं रुकना है आगे चलना है। मेरे मन में तो पूरा श्योरिटी थी कि हाँ भाई हम पांग में जाके रुक जाएंगे। अब हम शाम को 5:15 बजे पांग पहुँचे। अब पांग जाने के बाद मुझे इतनी तो सर्टेनिटी थी कि तबीयत ख़राब है, रुकना चाहिए। पर मुझे ये चीज़ भी पता थी अगर मैं अभी रुक गया यहाँ पे तो पूरी रात ख़राब होगी, क्योंकि नींद आएगी नहीं, और अगले दिन पूरा, क्योंकि सुबह निकलना पड़ेगा हमें 8-9 बजे, तो अगला दिन पूरा ख़राब होगा ले पहुँचने में। तो हमने डिसाइड किया अभी 5 बजे हैं, उजाला है, तंगलंगला क्रॉस करते हैं, एटलीस्ट आगे चल के रूम से आएगा, तो रूम से में हमें लगेगा रुकना है तो हम रुक जाएंगे। तो हम निकले, सबसे फास्ट रूट हमने वही कवर किया। 5 बजे निकले, तंगलंगला आया और रूम से हम 7:15 बजे 7:30 बजे रूम से पहुंच चुके थे। वहाँ ऑल्टीट्यूड भी इतना हाई नहीं था, नीचे आ गया था और बॉडी भी थोड़ी फ्रेशन अप लग रही थी, इतना डिजीनेस नहीं था, ना हेडेक था। तो हमने ट्राई किया 7 बजे आगे चलते हैं, ले पहुँच जाएंगे आराम से, विदिन 2 आवर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम 9:30 बजे ले पहुँचे उस जगह। तो वो हमारा जो टारगेट था वो हमने पूरा भी किया, पर सिचुएशन भी बहुत ख़राब हुई। हालांकि कोई घटना नहीं हुई, दुर्घटना वगैरह कुछ नहीं हुई, पर हाँ शरीर की हालत बहुत ख़राब थी, यहाँ पर कंट्रोल में आ गई थी सिचुएशन। जो लोग बाय रोड ले जाने की प्लान करेंगे नेक्स्ट ईयर, स्पेशली जो मनाली रूट से जाएंगे, मैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि रास्ते में प्रॉब्लम होगी 100% श्योर है। ये हो सकता है आपकी बॉडी की रजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग किसी को कम हो किसी को ज़्यादा हो, पर होनी तय है। तो इसके सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन है। एक, आप पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, रास्ते में खाइए मत, पानी पीजिए जितना हो सके। और दूसरा, काम रहिए, क्योंकि बॉडी को एक्लिमेटाइज होने में 1 दिन लगता है। तो 1 दिन आपको
तबीयत ख़राब होगी ही होगी। आप ये ना सोचें कि मुझे क्या हो गया, मैं ठीक नहीं हो रहा, मैं आगे ऐसे ही रहूँगा, क्या 3-4 दिन मेरा टूर ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ एक दिन की प्रॉब्लम होती है, बॉडी का एक्लिमेटाइज होने में एक दिन लगता ही लगता है। एक दिन बाद अपने आप आपकी बॉडी रिकवर कर लेगी। तो सिर्फ 2 चीज़ की ज़रूरत है। एक तो जितना ज़्यादा हो सके रास्ते में पानी पीजिए, ट्रैवलिंग में खाना मत खाइए बिल्कुल भी, सॉलिड चीज़ बिल्कुल मत खाइए, जितना हो सके लिक्विड लीजिए और काम रहिए। Now please welcome our next guest, Mr. Rajat Devyal. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ट्रैवल टेल्स फॉर इनवाइटिंग मी टू शेयर माई लेह लद्दाख एक्सपीरियंसेस। मैंने लेह लद्दाख मिड जून 2019 में विज़िट करा था। 3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा अगर आप पहली बार जा रहे हैं वहाँ पे। तो फर्स्ट थिंग, डोंट चैलेंज द टेरेन, सेकेंड डोंट चैलेंज द एनवायरनमेंट, नेचर, एंड थर्ड इज़ बी योर सेल्फ, लाइक बी वेरी प्रोएक्टिव। आप वहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते कि आपको कैसी रोड मिलेगी और कैसे रोड कंडीशंस होंगे। सेकंड, डोंट चैलेंज द एनवायरनमेंट मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि पहाड़ों में तो मोस्टली ये होता है कि कभी भी मौसम बदलता रहता है, कि आप कभी भी एक मौसम को लेकर नहीं चल सकते। कि आप सुबह उठे हो, आपने देखा धूप निकल रही है, मस्त क्लियर मौसम है, और विद इन एन आवर और सो आपको बादल मिल जाएंगे। काफ़ी बुरा मौसम भी हो सकता है, काफ़ी बुरी बारिश भी हो सकती है, उसके साथ क्या लैंडस्लाइड वगैरह भी हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि बी वेरी प्रोएक्टिव। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे आप लेह लद्दाख जाते हैं तो काफ़ी अच्छा एल्टीट्यूड गेन करते हैं आप विद इन एन आवर, मतलब आवर्स में, कुछ दिनों में। तो उस समय क्या होता है कि आपका बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो गिरता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो हवा होती है वो काफ़ी थिन होती है। हम लोग जैसे अपन प्लेन्स में रहते हैं तो ये इसके लिए हमारी बॉडी रेडी है, तो उसके लिए रेडी होना पड़ता है। जस्ट लाइक मैं जोजिला गया था, जोजिला पहली बार हिट करा था और पहली बार मेरे को इतना हाई एल्टीट्यूड मिला था। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे ऑक्सीजन कम होता है तो आप थोड़ा सोचना भी धीरा हो जाता है आपका, आप धीरे सोचने लग जाते हो। तो मैंने क्या करा था कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं अपनी बाइक चला रहा हूँ, और बाइक चलाते चलाते मैं दिमाग में अपनी बातें सोच रहा था कि 1+1 क्या होता है, 2+1 क्या होता है, 3+4 क्या होता है, उसके कैलकुलेशन क्या निकाल देते हैं। मतलब दिमाग को बिजी रखो, ठीक है। अगर आप ये सोच छोड़ दोगे कि मेरे को बाइक चलानी है, आप बस चलाई जा रहे हो, तो आप भटक सकते हो और आप भूल भी सकते हो। वहाँ पे ये चीज़ होती है। और जो फर्स्ट टाइमर्स है, सबसे पहली बात, आप लोग श्रीनगर से चढ़ना कभी भी मतलब ये मत सोचना कि हम मनाली साइड से चलेंगे, क्योंकि मनाली साइड से जो एल्टीट्यूड गेन होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। रोड्स भी बहुत मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। रोड्स यहाँ श्रीनगर साइड से काफ़ी अच्छी रोड है। अब धीरे धीरे आप इंक्लाइन करते हैं एल्टीट्यूड में, तो आपकी बॉडी भी उस हिसाब से रेडी हो जाती है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू ट्रैवल टेल्स। थैंक यू। वरीला पास, इसकी हाइट है 17,216 फीट। मी विथ माई डोमिनर सोलो। पूरा आइस हो रहा है। तो मैं यहाँ रुका हूँ और देखते हैं इस नदी का पानी कितना ठंडा है। बहुत ठंडा है। तो ऐसा नहीं है कि लद्दाख में सिर्फ आपको बुरे ही एक्सपीरियंस मिलेंगे, बल्कि ऐसा होगा कि अच्छे एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा और इतने खूबसूरत होंगे कि आप भूल जाएंगे इन बुरे एक्सपीरियंसेस के बारे में। और ये वीडियो आपको डीमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल नहीं था, ये आपको तैयार करने के लिए था उस खूबसूरत ट्रिप के लिए जो आप अपनी ज़िंदगी भर याद रखेंगे। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे को लगता है काफ़ी कुछ सीखने को आपको जानने को मिला होगा लेह लद्दाख के बारे में, टेरेन और रूट के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ में जो लद्दाख का प्लान कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें जिसके बारे में बात करना चाहिए। रूट और सारी चीज़ें हम इन्फॉर्मेशन नेट पे से ले सकते हैं, बट जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो आज हमने शेयर किए हैं। तो आई होप आप सारे सजेशंस फॉलो करेंगे और आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल माय गेस्ट, मिस्टर विशाल, मिस्टर मनीष एंड मिस्टर रजत, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में आने के लिए और सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। वीडियो में कमेंट करके पूछें यार जो भी सजेशन आपको चाहिए या जो कुछ भी आपको डाउट्स है, मैं और मेरे जो गेस्ट हैं वो आंसर करेंगे सारे क्वेश्चंस को। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें यार। राइडिंग से रिलेटेड और प्लेसेस से रिलेटेड सारी प्लेसेस की इन्फॉर्मेशन वगैरह हम शेयर करते रहते हैं, और आपको नई नई प्लेसेस और अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस के बारे में भी जानने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले सफ़र पे।